हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि हजारों साल रूल करने के बाद भी जिन लोगों ने रूल किया, मतलब मौर्यन एम्पायर, इवन बिफोर मौर्यन एम्पायर, जो महापद्मनंद थे, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट किंगडम के जो राजा थे, किंग थे, वो सारे लोग ऑलमोस्ट 300 बीसी से लेके 550 एडी, गुप्ता एम्पायर के एंड तक, ज़्यादातर 90% लोग न तो क्षत्रिय थे न तो ब्राह्मण थे। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर रूल करने के बाद भी ये लोग बैकवर्ड कैसे हो गए? थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसका प्रूफ महाभारत में भी है, लेकिन और मैंने ये एग्जाम्पल दिया है महाभारत के बारे में। लेकिन कुछ लोग चलो महाभारत को रियल नहीं मानते हैं, रिटन हिस्ट्री का पार्ट नहीं मानते, मानते हैं कि वो मिथ है या वो जिस सिर्फ एक बुक है। तो ठीक है, वो सिर्फ एक बुक है, लेकिन रिटन हिस्ट्री महाभारत में भी ऐसा है। जरासंध, कृष्ण, ये सब। और महाभारत के बाद भी जो रिटन हिस्ट्री है उसमें भी ऐसा है कि यादवा, कुर्मी और अदर कास्ट के लोग, ये महापद्मनंद तो हाफ शूद्र थे, अदर कास्ट के लोग सब किंग थे। और ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म्स था इंडियन सोसाइटी में कि ये जो चार वर्णा है, ये इसमें क्रिस क्रॉस लोग करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जन्म जहाँ भी हो लेकिन कर्म के आधार पे वो शिफ्ट करते हैं। और शिफ्ट करना भी था। अगर सेना बनानी है तुमको, तो सिर्फ जन्म के आधार पे क्षत्रियों की सेना तुम कैसे, कितनी सेना बना लोगे? तो क्रिस क्रॉस होना ही था। ये बहुत ही ये था। अब मैं ये उसके बाद का कुछ बताऊंगा। अभी 2-3 साल 4 साल पहले क्या हुआ, मैं महाराणा प्रताप के लाइफ से तो मैं हमेशा प्रेरित था, लेकिन मैंने कुछ और सुना उनके बारे में। हमें क्या पढ़ाया गया है हिस्ट्री बुक में कि वो अकबर से हार गए और फिर वो घास की रोटियां खाए खाए जंगल में और मर गए। 10-20-15 साल जिए और मर गए। ऐसा नहीं था भाई। जब हल्दी घाटी की युद्ध में वो अकबर को हरा नहीं पाए, वो नहीं हार गए, वो नहीं हार गए, वो अकबर को हरा नहीं पाए, तो विद इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर उन्होंने एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़, राजा उदय सिंह उनके पिताजी थे, महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनके नाम पे उदयपुर सिटी है। एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ के अलावा उन्होंने सारी मेवाड़ जीत ली थी और उस पूरे राज्य में उनकी हुकूमत चलती थी। और उनके बेटे अमर सिंह वो राज पैलेस में रहते थे, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में वो रहते थे। बाद में वो राजा बने। और अकबर के मरने के बाद शाहजहां, जहांगीर, इन लोग के की औकात ही नहीं थी कि वो मेवाड़ पे कभी अटैक करे। और औरंगजेब तो शिवाजी में ही फंसा रहा, तो मेवाड़ कभी गुलाम हुआ ही नहीं। लेकिन महाराणा ने ये प्रण खाई थी कि चित्तौड़ को मुझे आज़ाद कराना है, या चित्तौड़ को मुझे कब्जा में करना है, क्योंकि चित्तौड़ पहले, उदयपुर से पहले चित्तौड़ कैपिटल था मेवाड़ का। वो लोग नहीं कर पाए। इसलिए इसलिए महाराणा हमेशा जंगल में रहते थे। जब तक चित्तौड़ को हम आज़ाद नहीं करेंगे तब तक मैं पैलेस में नहीं जाऊंगा। ये महाराणा का प्रण था। लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ। मैं इस बात से इतना प्रेरित हुआ कि मैं 2023-24 में दो दो बार उदयपुर गया। महाराणा के लाइफ से अगर कोई इंडियन को गूज बम्प्स नहीं होता है और प्रेरित नहीं होता है, तो वो इंडियन है ही नहीं, पहली बात। क्योंकि क्योंकि अभी भी मुझे ये आ रहा है, मतलब अंदर से कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर इमोशंस नहीं है तुमको अपने माता पिता और अपने बच्चों, अपने बीवी बच्चों, बहनों, अपने माता पिता, उसी तरह से अपने देश के साथ अगर इमोशंस नहीं है तुमको, तो इट डजेंट मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर और कितना पैसा तुमने कमाया और कौन से वीपी पोजीशन पे तुम गए, इट जस्ट डज नॉट मैटर। इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया महाराणा ने मुझे इस बात ने, कि मैं अब तक तो समझता था कि वो हार गए, हार नहीं गए। उसके बाद उन्होंने कितनी सारी लड़ाइयाँ जीती। और उनके बेटे अमर सिंह ने और पूरे मेवाड़ पे राज किया। मेवाड़ कभी गुलाम हुआ ही नहीं, जस्ट लाइक नेपाल। नेपाल को बोलते हैं ना कभी गुलाम नहीं हुआ, मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हुआ। ठीक है, एटलीस्ट मुगलों का गुलाम नहीं हुआ। ठीक है।
तो लेकिन महाराणा का जो सबसे ट्रस्टेड महाराणा के महाराणा ने अपनी पूरी लाइफ भीलों के साथ बिताई। जो ट्राइब्स हैं राजस्थान के, पूरी लाइफ बचपन भी, उस पे मैं अलग कहानी बनाऊंगा, बचपन भी भीलों के साथ बिताई। और जो महाराणा के सेना के 3 लेयर्स थे। एक तो आउटर लेयर जो सबसे पहले आगे जाता था, लड़ता था। एक मिडिल लेयर जो संचालित करता था, और एक सबसे जो स्पेशल टास्क फोर्स था, जो कि महाराणा के सबसे इनर सर्किल, जो महाराणा के पास रहता था हमेशा 24 आवर, वो महाराणा के साथ रहता था। वो इनर सर्किल में 99% लोग भील थे। अपने बेटे, बीवी और माँ बाप के अलावा अगर महाराणा को किसी पे ट्रस्ट था तो वो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट ऑफ उनके राज्य, उनके ऊपर उनको ट्रस्ट था। और इसी ट्रस्ट के कारण आज भी कुछ भील लोग जो हैं वो जमीन पे सोते हैं। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ नहीं जीत पाए। सोचो क्या इमोशनल कनेक्ट था, क्या इमोशनल कनेक्ट था। तो अगर मैं आज की युग के हिसाब से सोचूं तो अपर कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में क्या ट्रस्ट था। they were like dying for each other। अब बोलोगे महाराणा तो राजमहल में रहते थे, उनके पिता, अरे भाई ये सब चीज से बाहर निकलो। ब्रिटिश की महारानी भी तो राजमहल में रहती है, उसकी प्रजा थोड़ी राजमहल में रहती है। वो जो 1000 एकड़ में जो लंदन में घर बना के रहे हैं, वो एक सिंबल है। राज्य नहीं होगा तो राजा नहीं होगा, एट द सेम टाइम राजा नहीं होगा तो राज्य भी नहीं होगा। कोई और राजा तुमको रूल करेगा, वो अपने हिसाब से राज्य बनाएगा। तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये ट्रस्ट देखो, क्या ट्रस्ट था। मतलब मुगल युग में भी ये एक्सेप्टेबल नॉर्म्स था कि अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, उनमें कोई ये वैमनस इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, ये वैमनस बढ़ा जब बाहर के लोग आए। वो समझ नहीं, मैंने ये बनाई है, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जो 1000 साल के बारे में मैंने बात किया था। उसमें भी मैंने ये बोला है, जो बाहर से लोग आए उनको ये समझ नहीं आया। उनको लगा कि ये 4 कास्ट है, ये 2 कास्ट हमेशा नीचे ही रहेंगे, इनको अलाउड ही नहीं है ऊपर जाना। ऐसा कभी था नहीं। ये एक्सेप्टेबल नॉर्म्स था, सबको एक्सेप्टेड था कि ये जाएंगे, और जाते भी थे, कंसिस्टेंटली जाते थे। मैंने बोला ना, अगर तुम सिर्फ क्षत्रिय, बॉर्न क्षत्रिय, बाय बर्थ क्षत्रिय से अगर तुम अपनी सेना बनाओगे तो तुम्हारी सेना कितनी बड़ी होगी। तो क्षत्रिय तुमको लेना ही पड़ेगा हर जगह से, देयर इज नो अदर वे। मेरे महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि वो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने रामायण और महाभारत लिखी। तो देर इज नो अदर वे, यू कैंट डू इट, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जो बाहर से आए उनको ये समझ में नहीं आया। बहुत सारे जो वाल्मीकि समाज के लोग जो दिल्ली, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में जो लोग रहते हैं, देवर एक्चुअली क्षत्रिय। उन्हें फोर्स किया गया मुगलों के टाइम पे कन्वर्ट होने के लिए। कुछ लोग कन्वर्ट हुए, कुछ लोग कन्वर्ट नहीं हुए। जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनसे जानबूझ के उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उनसे गंदे काम करवाए गए, उनको सोसाइटी से अलग रखा गया, और उनको एक अलग नाम दिया गया, वाल्मीकि समाज। वो तो हिंदू धर्म ने दिया कि उनकी रिस्पेक्ट को थोड़ा सा बचाने के लिए, कि वाल्मीकि इतने बड़े ये थे, उनके समाज है, उनके रिस्पेक्ट को फिर भी बचाने के लिए हिंदुओं ने उन्हें ये नाम दिया। उन्होंने उन्हें शुद्ध या कुछ गंदा नाम नहीं दिया। लेकिन ये धीरे धीरे 500 साल में ये फैलता चला गया। अच्छा, जब जमींदारी हुई, जब ब्रिटिश लोग आए तो इन्होंने और इसको एकदम मतलब काइंड ऑफ लीगल बना दिया। तो जमींदारी इन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को दे दिया। अब जमींदारी इन्होंने शुरू क्यों की? जमींदारी टैक्स कलेक्शन था। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने घर में भी, जमींदार और लैंडलॉर्ड वाज द फर्स्ट गुलाम ऑफ अंग्रेज। वो जो गुलामी के जो अगर लेयर्स बनाया जाए तो
गुलामों में वो फर्स्ट गुलाम थे, क्योंकि हर टैक्स वसूलना था, और टैक्स वसूलने के लिए तुमको हर किसान के उस समय तो ये सब नहीं था ना कि ऑनलाइन टैक्स भर दो और ये सब कर दो और ईमेल कर दो और बैंक लॉक कर दो, ये सब तो कुछ था नहीं। तो हर किसान के पास हर गांव में जाके टैक्स लेना, वो कितनी कितनी अनाज हुई और अनाज को का 30% 33% लेना, ये इतना आसान काम नहीं था, ना इतने रिसोर्सेज थे अंग्रेजों के पास। तो उन्होंने इंडियंस को ही ये काम दे दिया। अब इंडियंस को ये काम दे दिया तो इंडियंस में इन्होंने फिक्स कर दिया कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ही करेंगे, जो कि गलत था, कभी ऐसा था नहीं पहले। चलो ये फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, अब ये क्या हुआ जब अब इसी बीच 2014 से 2019, 2040, 2045 दो दो वर्ल्ड वार हो गए, तो और ज़्यादा पैसा चाहिए था ब्रिटेन को इस वर्ल्ड वार को सस्टेन करने के लिए। तो ये अगर जैसे किसी साल ये खेती अच्छी नहीं हुई तो अंग्रेज तो जमींदार लोग कहते थे कि मैं भाई इस साल थोड़ा कम टैक्स होगा, तो नहीं, ये उसको फोर्स करते थे, इसको वो फोर्स करते थे कि नहीं टैक्स तुमको लेना ही पड़ेगा। तो जमींदारों को फिर ज़्यादा जुल्म करना पड़ता था गांव में जाके। तो अब इ- जुल्म कौन कर रहा है? जमींदार। जमींदार कौन है? अपर कास्ट। तो जो वैमनस्य जो 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 वैमनस्यता जो फैली लोगों में, वो अपर कास्ट के लिए फैली। ये गंदे लोग हैं जो पहले कभी था नहीं। पहले वैमनस्य तो मेरा अपने भाई से, अपने बहन से भी है। भाई, आदमी अपने माँ बाप से भी कभी कभी लड़ लेता है, 5 साल में एक बार। वो थोड़ा बहुत तो सब में चल कटुता रहती ही है, लेकिन जो एक बहुत ही घृणा का भाव जो पैदा हुआ, इस कारण से हुआ क्योंकि जमींदार वाज फोर्स टू कि उनको वो करना ही पड़ेगा, उनको वो जुल्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो टैक्स मिलेगा नहीं। खेती तो हुआ नहीं इस साल, बारिश हुई नहीं। और वो अंग्रेज के पास जाते थे, अंग्रेज मानते नहीं थे इस बात को कि नहीं तुमको तो लाना ही पड़ेगा। अंग्रेज खुद कलेक्ट करने जाते नहीं थे। कुछ हेल्प कर दिया, एक बंदूक दे दिया, लेकिन जाना तुमको ही पड़ेगा लाने के लिए। ना उनके पास रिसोर्स था, ना वो चाहते थे कि हम बूढ़े बने। इससे क्या हुआ कि बूढ़ा कौन बना? तो वैमनस्यता और बढ़ गई। जो थोड़ी बहुत खाई थी, जब 50 लोग रहते हैं तो हर आदमी एक दूसरे से एग्री नहीं करता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत खाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसके ऊपर बुक लिखना शुरू कर दिया, फिल्में बनाने लगे लोग। विलेन कौन है? तो जमींदार है। जमींदार कौन है? तो अपर कास्ट है। तो अपर कास्ट विलेन है। ये सब पिछले 200, 300, 400 सालों की कहानी है ये। उसके पहले अपर सी मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जो ग्रेजुएट है वो ब्राह्मण है, जो पीएचडी है वो महर्षि है। और व्यास जी और वाल्मीकि जी ब्राह्मण बॉर्न नहीं थे, लेकिन वो महर्षि थे, पीएचडी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो ये ऑलवेज, एंड कोई उनका विरोध भी नहीं करता था। ऐसा नहीं कि कोई उनका विरोध कर, तुमने महाभारत क्यों लिखी, मैं तुम्हारी महाभारत जला दूंगा, ऐ तुम सूत पुत्र शूद्र, तुमने महाभारत क्यों लिखी। कोई उसका विरोध नहीं करता था भाई समाज में। ये विरोध यहां से शुरू हुआ 200, 300, 400 साल में, 500 साल में। क्योंकि जो बाहर से लोग आए वो समझ नहीं पाए, वो पूरी तरह समझ नहीं पाए कि इंडियन सोसाइटी है क्या। और उनके पास टाइम भी नहीं था, उनको तो मैक्सिमम वैल्यू और एक्सट्रैक्ट करना था। अभी एक आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बहुत ही अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। जब शेख अब्दुल्ला 55-56 में, शेख अब्दुल्ला जब कश्मीर के सीएम बने, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, बाप पिताजी, तो 2, 4, 5 साल बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, यहाँ पे ना छोटे काम करने के लिए या बहुत सारे मिनियल वर्क करने के लिए आदमी की कमी है, या कश्मीर में कमी है। तो उन्होंने पंजाब से, वेस्टर्न यूपी से कुछ दलितों को अपने यहाँ लिया काम करने के लिए, कि ये लोग काम करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, ये सब करेंगे। और फिर
ओवर द ईयर्स क्या हो, जो 370 जब लागू हुआ था पहले, 370 तो अभी हट गया, लेकिन पहले जब लागू हुआ था उसमें कश्मीर को एक अलग स्वायत्तता दी गई थी कि वो थोड़े उनके अपने पर्सनल रूल होते थे। सारे 100% रूल जो इंडिया में एप्लीकेबल है वो कश्मीर में नहीं थे, 3 4 5 रूल। तो ओवर द ईयर्स ऐसा हुआ कि जो लोग काम करने गए उनके बेटे, उनके पोते भी काम ही करेंगे। कहने का मतलब कि पूरे इंडिया में उनको रिजर्वेशन मिलेगा इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन कश्मीर में नहीं मिलेगा। ये जो शेड्यूल कास्ट लोग थे, इनको कश्मीर में नहीं मिलेगा, ये इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तुमको रिजर्वेशन मिलेगा चतुर्थ ये प्यून बनने के लिए, वहाँ तुमको रिजर्वेशन मिलेगा, इंजीनियर बनने के लिए नहीं। कश्मीर में ये रूल था। अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये, और शेख अब्दुल्ला का भी थॉट प्रोसेस थोड़ा बाहरी जैसा है भाई। जब आप धर्म चेंज करते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन आप धर्म चेंज करते हो उस दिन आप अपना बाप भी चेंज करते हो। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगा, बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन आज जो झारखंड के क्रिश्चियन हैं, अगर फिर इंडिया 500 साल बाद फिर से कभी गुलाम हो गया तो अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों से उसी वेरोसिटी से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। बोलेंगे ये तो मेरा बाप है, अन्नदाता है। नहीं लड़ेंगे वो, क्योंकि आपके माइंड को कैप्चर कर लिया गया है कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं। मतलब इंडियन मुस्लिम को लगता है कि ईरान और सऊदी के लोग उनके पूर्वज हैं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इट इज। सो एक बंगाली स्पीकिंग आदमी वो ये सोचता है कि अरबी उनका पूर्वज है, और पूर्वज में भी सुपीरियर है वो, दे आर मोर क्लोज टू गॉड। तो ये माइंड को कैप्चर किया गया, ये हमें बताया गया है कि अपर कास्ट लोग सारे खराब थे, खराब बन गए वो। उन अपर कास्ट लोगों को भी अपने अपना फायदे के लिए वो उन्होंने किया। ऑफ कोर्स वो गलती किया उन्होंने। कुछ लोगों ने बहिष्कार भी किया, कुछ लोगों ने विद्रोह किया, जैसे वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। कुछ जो बड़े जमींदार थे, कुछ लोगों ने विद्रोह किया भी अंग्रेजों के अगेंस्ट कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम इतना टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, या ये गलत है। कुछ लोगों ने किया, बट दे वर क्रस्ट। उनकी फैमिली को जमींदारी से हटा दिया गया, उनको उनको जेल में डाल दिया गया। कुछ लोगों ने किया, लेकिन सारे लोगों ने नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अभी दरभंगा महाराज ने चाइना की लड़ाई में हजारों किलो सोना दान किया, और कितने सारे प्रॉपर्टी, मतलब आज की डेट में अगर उसको माना जाए तो 8 10 15 बिलियन डॉलर दरभंगा महाराज ने दिया। तो कितने सारे लोगों ने किया, लेकिन ज़्यादातर लोग ने ये नहीं कर पाए विद्रोह, क्योंकि उन्हें अपनी डर के कारण या अपने फ़ायदे के कारण कि जमींदारी चली न जाए, इसके कारण ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैमनस्यता थी जो हमें दिखाई जा रही है 4 वर्णों में, ये पहले मुगलों के आने से पहले बहुत कम, नगण्य थी, नगण्य। या इस्लामिक इन्वेजन, ड्यूरिंग इस्लामिक इन्वेजन ये थोड़ी थोड़ी बढ़ी, और अंग्रेजों ने इसे पीक पे लेके चले गए, बहुत ही गंदा कर दिया। मैंने 2 वीडियो, कल भी एक वीडियो बनाया, आज बनाया, 2 वीडियो इसलिए बनाया कि मैं एक वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरी राय है इसके ऊपर, ये कास्टिज्म के ऊपर। ये इतना बुरा कभी नहीं था जो हमें बताया जाता है, कभी नहीं था। इसके न्यूमरस, मैंने 3 4 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर अच्छे से आप हिस्ट्री को खोजोगे, खंगालोगे, तो इसके 100 हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ऐसा कभी नहीं था। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।